सागर अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन क्या है आपका, कॉलेज कहाँ से किया है, पेरेंट्स क्या करते हैं? Yes. Hello, sir. Good morning. My name is Sagar Chaube. I have completed my BBA LLB from KLE Society Law College, Bangalore, and I'm currently living in Ashta, Sihor. And my father is a district judge posted here, and I'm also practicing at the High Court of Indore. So this is my brief introduction. ठीक है, आपका बीबीए एलएलबी है ना? Yes, sir. तो बीबीए एलएलबी बीएलएलबी से कैसे डिफरेंट है? सर आई कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मेरे लिए जो बीबीए है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है। तो इसलिए मैंने बीए की जगह बीबीए को प्रेफर किया, और इस वजह से मैंने वो कोर्स अवेलेबल था, तो सर मैंने उसको परस्यू करना प्रेफर किया सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अनअर्न्ड प्रॉफिट क्या होता है? अनअर्न्ड प्रॉफिट अनअर्न्ड प्रॉफिट, या जो प्रॉफिट कंपनी ने अभी अर्न नहीं किया है पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, उसको हम अनअर्न्ड प्रॉफिट कह सकते हैं। एग्जांपल एक देंगे क्या इसका? जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है कंपनी का आने वाला, उसमें से जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसको हम अनंत प्रॉफिट कह सकते अच्छा, और डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? हैं। डेफर्ड एक्सपेंडिचर, सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, काफी टाइम से पढ़ा नहीं है सर। ठीक है, मध्य प्रदेश यूथ पॉलिसी 2023 लास्ट ईयर आई, ठीक है? जी तो उसमें यूथ को किस क्राइटेरिया में डिफाइन किया गया, आप बता पाएंगे? कौन यूथ है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस एज के लिए? सर मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर आई एम प्रिज्यूमिंग कि 21 एंड बिलो वुड बी कंसिडर्ड यूथ। चलिए ठीक है, अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश के करंट में एडवोकेट जनरल कौन है? मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल, सॉरी मुझे अभी अच्छा, और इंडिया के इस बारे में पहले लॉ इंफॉर्मेशन। मिनिस्टर कौन थे? इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई थी 1947 के पहले पूछ रहा हूँ मैं। सर मुझे पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर थे, वही पता है सर। उसके पहले इंटरिम कौन थे वो उसका आई एम नॉट श्योर। अच्छा, और ये बताइए, आजकल सीबीआई काफी न्यूज में रहती है, तो उसका स्टेटस क्या है? जी कैसी सर। हुई है CBI? किस एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है? सीबीआई सर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, जिसको which investigates the crime which are given to it in special circumstances। उसके लिए अगर कोर्ट या फिर गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर देती है, तो फिर सीबीआई उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए वो बॉडी बनाई गई थी सर। किस के उसके थ्रू लिए बनी? सीबीआई एक्ट के थ्रू। एक्ट बताइए प्लीज। नो सर, एक्ट मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आखिरी पूछता हूँ जीके से आपको मैं। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ठीक है, वैसे ही एक जी दूसरी सर। बॉडी का आप नाम बताओ जो इकोनॉमिक रिलेटेड ऑफेंसेस है उसको वॉच करती है। सर टैक्स डिपार्टमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं सर, नहीं, इनकम मैं टैक्स डिपार्टमेंट। स्टेट्यूटरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज है तो आप बता। नहीं सर, मुझे नॉलेज नहीं है सर। ईडी मुझे पता है, जो पीएमएलए के ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। चलिए ठीक है। सागर जी, कितना टाइम हुआ प्रैक्टिस करते हुए आपको? सर मैं पिछले 6 महीने से ज्वाइन किया हूँ सर, एज ए जूनियर। अब एमपी के अभी ज्यादा अपने टाइम नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब कौन है? जी सर, ऑनरेबल जस्टिस श्री रवि मलिमत सर इस द करंट चीफ जस्टिस। अच्छा अच्छा। तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस जी आइडेंटिफिकेशन भी कराती है। जी सर। एविडेंस एक्ट के किस प्रोविजन के अंतर्गत रिलीवेंट है और जी एडमिसेबल सर। है? सर सेक्शन 9 के अंडर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के, जो पुलिस 54 सीआरपीसी और 291 ए में उसका प्रोसेस दिया हुआ है सर। जिसके थ्रू पुलिस या तो पुलिस या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
बहुत सारे लोगों को साथ में जो सिमिलर लुकिंग लोग होते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए खड़ा करती है, और उस प्रोसेस में जो भी विक्टिम या फिर कंप्लेनेंट होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस वाज द पर्सन जो उस टाइम पे ऑफेंस कर रहे थे। अच्छा, ये इट इज रेस जेसी का प्रिंसिपल कहाँ है? रेस जेस्टे का प्रिंसिपल करेंटली इंडियन एविडेंस एक्ट में सर सेक्शन 6 में दिया हुआ है, जिसमें सेम ट्रांजैक्शन में जो भी एक्ट आते हैं सर वो सारे रेलेवेंट हो जाते हैं। ये किडनैप और ऑब्जेक्शन में क्या अंतर है? किडनैपिंग सर दो तरीके की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप। और ये सर किसी जो या तो माइनर की होती है या फिर जो अडल्ट है उसकी इंडिया से बाहर हो सकती है। एब्डक्शन में जो पर्सन है उसको साथ में, एब्डक्शन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस सर, जब तक वो चलता रहता है तब तक एब्डक्शन होता रहता है सर। उसमें साथ में किसी को अगर ले जाया गया है तो वो अबडक्शन में आता है, और अगर फोर्सफुली कोई एक्ट किया गया है तो वो किडनैपिंग। सेक्शन 376 का कोई प्रिजम्पशन का क्लास है एविडेंस एक्ट में? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये अनलॉफुल असेंबली और कॉमन इंटेंशन क्या जी है सर, ये? अनलॉफुल असेंबली जब सर 5 या उससे अधिक लोग किसी भी इलीगल एक्ट करने के लिए इकट्ठे होते हैं या ऑफेंस करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वो जब ऐसी कोई वो असेंबली बनाते हैं जिसमें वो एक कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि इलीगल है या ऑफेंस की श्रेणी में आता है, तो वो अनलॉफुल असेंबली में आता है। और अगर 34 में दिया हुआ है कि जब पाँच पांच या उससे अधिक लोग इकट्ठे होकर कोई ऑफेंस करते हैं या षड्यंत्र रचते हैं तो वो सर कॉमन इंटेंशन में आ जाता है। और कॉमन अभी इंटेंशन में 5 लोग होते हैं? नहीं सर, दो या उससे अधिक लोग, और वहाँ 5 या उससे अधिक लोग। तो कॉमन इंटेंशन और अनलॉफुल असेंबली अलग अलग है? जी सर। कुछ है? अच्छा सागर, मुझे बताइए डाइन डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है? सर डाइंग डिक्लेरेशन 31A में दिया हुआ है। डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है अगर कोई और दूसरा एविडेंस नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में डिसाइड किया है। बाकी एज अ प्रिकॉशन कोर्ट को हमेशा कोई कोलैबोरेशन ढूंढना चाहिए ताकि वो डाइंग डिक्लेरेशन को और सब्सटेंटली प्रूव किया जा सके। एज अ रूल ऑफ कॉशन उसको कोलैबोरेट भी करना चाहिए। ठीक है, दो लोग हैं, एक शादी जी पार्टी में डांस कर रहे हैं, जी जिसमें सर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ चीजें बताता है, खुशी खुशी में बता रहे हैं। जब जी ये सर। व्यक्ति शादी के बाहर जाता है, जो ये चीज बता रहा था अपने दोस्त को कुछ चीजों के बारे में, इसे कोई व्यक्ति गोली मार के इसकी हत्या कर देता है। तो जी सर। जो चीजें इसने अपने दोस्त से कुछ समय पहले कही थी, क्या ये इसका डाइन डिक्लेरेशन माना जा सकता है? सर अगर वो उसकी डेथ से रिलेटेड कोई कारण में कंट्रीब्यूट करता है तो सर अगर वो उसका लास्ट स्टेटमेंट रहा है और कोई एविडेंस नहीं है और कोई स्टेटमेंट नहीं रहा है, तो अगर वो रिलेटेड है तो सर वो केस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कंसीडर किया जाए। और डाइन डिक्लेरेशन पे एक मैक्सिम एप्लीकेबल होती है, कौन सी मैक्सिम है? सॉरी सर, मैक्सिमम अभी याद नहीं कर। अच्छा, अच्छा ये बताइए, जो नंबर ऑफ विटनेस के लेके है, एक सेक्शन 134 है आपकी, क्या इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में कुछ अंतर है जी इसे सर। इसको लेके? सर इंडियन लॉ में देयर इज अ सेइंग कि एविडेंस शुड बी वेट नॉट काउंटेड। तो पर इंग्लिश लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहाँ पे मतलब नंबर ऑफ विटनेसेस से फर्क शायद पड़ता हो, लेकिन इंडियन लॉ में ऐसा है कि अगर कोई एक भी अच्छा विटनेस है, एविडेंस है, तो वो इनफ होता है, उसमें कोई काउंटिंग की जरूरत नहीं। सागर, हॉबीज क्या है आपकी? सर मैं बास्केटबॉल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए खेला हूँ, और मैं ट्रैक्स करना पसंद करता हूँ सर, माउंटेन्स में। ओके, हु इज करीम अब्दुल जब्बार? सर करीम अब्दुल जब्बार
LA लेकर्स के बहुत पुराने प्लेयर हैं जिनका रिकॉर्ड हुआ करता था सबसे ज्यादा पॉइंट्स का, उसको अभी रिसेंटली लेब्रॉन जेम्स ने तोड़ा है सर, तो सबसे हाईएस्ट बड़ी लीग पॉइंट्स का कौन सी है रिकॉर्ड दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी लीग सर। कौन सी है आपकी? NBA सर, बास्केटबॉल। NBA क्या अमेरिका क्या की फुल लीग है फॉर्म है सर, इसका? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है सागर, थैंक यू। ओके।